विश्व विकास का चैप्टर तो हम लोगों ने पूरा कर लिया था कल। और समावेशी विकास में हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र और सभी आर्थिक क्षेत्र, एक सेकंड थोड़ा हो जाएगा, सेट कर दीजिए आपने। सभी आर्थिक क्षेत्र उचित भागीदारी करें, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र, सभी आर्थिक क्षेत्र उचित भागीदारी करें। आ रही है क्या आवाज? थोड़ी बहुत नहीं आ रही? आपकी इधर आ रही? यहाँ पे अरे लोग चले जाते हैं। हेलो, ये इधर नहीं आ रही है एक तो, और कहाँ पे नहीं आ रही? एक सेकंड में। आवाज आप ये इंश्योर कर लो कि जब क्लास स्टार्ट हो तो सब जगह आवाज चेक करके फिर मैं पूछता रहता हूँ कि यहाँ पे आवाज आ रही है क्या, आ रही है। क्लास एक 5 मिनट तक आप खड़े रहो और देख लो कि कहाँ पे क्या है। कोई कह रहा पंखा बंद कर दो, कम कर दो, तो ये जैसे वहाँ फ्री चल रहा है पंखा, जैसे आवाज कर रहा है बंद करवा दो, बिजली भी कम खपत होगी। क्या फायदा उससे? जो चीजें बेकार चल रही है स्टूडेंट, और इनको एक साइड में बिठवाया करो जहाँ पे सीटें पूरी हो जाए, इस तरह से बैठो आप। कोई उधर बैठा हुआ, कोई इधर बैठा हुआ, ऐसी क्लास नहीं चलती है। टीचर का ध्यान एक तरफ रहेगा कि वो उधर भी देखेगा उधर, मतलब कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज्यादा है। टीचर की आई कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी होता है ज्ञान के लिए, किसी भी जगह पे। और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मतलब इस तरह से नहीं तो इग्नोरेंस ऐसा लगता है। तो ऐसे क्लास का हो सामने, तो इसे मेरा ध्यान में यहाँ खड़ा होकर सबको देखता रहूंगा, समझाता रहूंगा। अभी बच्चा उधर बैठा हुआ तो मैं कैसे उनको बताऊँ, समझाऊँ वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप इंश्योर कर लें कि भाई ये जब भी क्लास चले, हाँ इसको आप देख लो, इनको पूछ लो इनके आगे ले लो आप कि भाई इसको, मेरे को नहीं चाहिए पंखा, मुझे पंखों से कोई खास मतलब नहीं होता, अपने को पढ़ाने से मतलब है। और आवाज़ एक बार सही हो गई उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बता दो आप इनको, कोई दिक्कत हो रही है क्या आवाज़ को लेकर? ठीक है, आप लोग बुरा तो नहीं माने भाई? मैं तो हाँ, क्योंकि क्या करें, मैं तो कल भी ढूंढ रहा था ऐसे कि भाई आ जाए कोई बता दे हमें। अब एक कोई बार बच्चे नहीं बता पाते बेचारे, बैठे रहते हैं कि चलो हो जाएगा। सारे बच्चे इतने ओपन नहीं होते हैं, हमें समझना पड़ेगा उनको भी कि भाई क्या है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। कितना बड़ा हो गया आप यहाँ पे इस तरह से ही? मैं तो भाई पानी की बोतल भी बाहर होती है तो उसको नहीं पीता, मैंने कहा आधी छूटेगी और आधी वेस्ट हो जाएगी, तो वहीं जाके पी लेंगे, थोड़ी सी प्यास लग जाएगी तो क्या होगा? क्या इस बोतल की पेमेंट मैं कर रहा हूँ क्या? लेकिन हम थोड़ी सी मेरा मन दुखता है, मतलब जो काम हम अपने लिए नहीं कर सकते दूसरों के लिए क्यों करें? मतलब फिर भी यहाँ से जाने के बाद गिलास सूखने लगता है तो मैं पीता हूँ बार भी, फिर छूट जाता है पानी, तो अब बोतल को हाथ में ले जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि बोतल भी ले जा रहे हैं क्या। तो छोड़ना पड़ता है मजबूरी में, मन तो दुखी होता है लेकिन छोड़ना पड़ता है। क्यों वेस्ट करें हम किसी की भी चीज़ को? अली मियाँ, एक बार हम गए किसी पार्टी के अंदर, मतलब जो सोशल फंक्शन था, एक एग्जाम्पल दूंगा, आप एग्जाम्पल्स को हंसी मजाक और इस तरह से मत लिया करो, मेरा निवेदन है आपसे। शायद आपका अभ्यास हो चुका है ऐसा, दूसरे लोगों ने आपको प्रमोट किया इस तरह के काम करने के लिए। कोई कहने वाला होता है तो आपकी हालत ऐसी नहीं होती जो आज मैं देखता हूँ। इस आपको मिलेगा क्या? मतलब कोई आदमी किसी भाव से आपको कहना चाहता है तो वो क्या अपने बारे में बताना चाहता है आपको? ऐसा लगता है आपको सिखाना चाहता है, उसका मकसद ये होता है। और अध्यापक क्या होते हैं? माता पिता से वो भी कम नहीं होते, मान के चलो। मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो माँ बाप को भी कभी नहीं मानोगे, बहन को भी बहन नहीं समझोगे, माँ को माँ नहीं समझोगे, रिश्तों को निभाओगे नहीं। आपका धर्म हमारा क्या होता है एक जगह पे कि हम अपने आसपास जो हमारी जिम्मेदारियां समाज की तरफ से मिली हुई है वो आपको निभानी पड़ेगी। यानी कि आप 2 साल से बैठे हुए गाँव नहीं जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक धुन में लग गए कि हमें तो आइस करना है, अरे करना हो सबको पता है, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां उनको भी निभाओ। 2-4 महीने में गाँव चले गए, मिलके आगे, पैर छू के आगे, उनका आशीर्वाद लेके आगे, पता नहीं कौन सी चीजें आपके लिए काम कर जाएगी आपको पता थोड़ी है। लेकिन आप बहुत आगे चले जाओगे जब तक सब कुछ निकल चुका होगा, फिर आपको ये पता होगा कि मैंने ये भूल किया, मैं उसको सुधार भी नहीं सकता, और सुधारूंगा तो मेरे जीवन में उसका कुछ मूल्य नहीं बन पाएगा। तो आप इन चीज़ों को समझा करो, किसी के पैर छूने से किसी का छोटापन नहीं हो जाता है कभी भी, उसकी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। लेकिन आजकल बच्चों के संस्कार कैसे हो गए, मतलब हम भी की तरह खड़े रहते हैं और हेलो अंकल, हेलो ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये गलत तरीका है। हमें तो कन्याएं पैर नहीं छू सकती, सब लोग ऐसा बोलते रहते हैं। मैं मेरी बेटी को कहता हूँ पैर छुओ तुम मेरे, तुम्हारा अधिकार है ये, तुम्हें आशीर्वाद देगा कौन? फिर बताओ, सारे लोग कह देंगे कि बेटियां पैर नहीं छूती है, क्यों नहीं छू सकती? मैंने कहा मैं रेडी हूँ इस बात के लिए, तेरी मॉम अगर नहीं छुआती है तो वो समझे, लेकिन तू मेरे पैर छू सकती है। तो मुझे उसको आशीर्वाद देने में मेरे को मेरी कोई महिमा मंडन हो रहा है या मैं अहंकार में हूँ कि मैं पिता हूँ? नहीं, ये बात नहीं है। उसको मैं एक पॉजिटिविटी से क्यों रोक रहा हूँ जो उसको मिलनी चाहिए? तो आप कहीं भी आते जाते हो थोड़ा उस तरह से रहो, जैसा दोगे प्रकृति वैसी है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, किसी टीचर का अपमान करोगे, किसी का मन दुखाओगे। मैंने उनसे भी माफी मांग ली कि भाई मेरे कारण आपको कष्ट तो नहीं हुआ, स्ट्रिक्ट हुआ अपनी जगह पे हुआ, लेकिन मैंने फिर से उनको समझा भी दिया कि भाई देख लो आप इसी, और एक सीमा होती है तो वहाँ वो क्रॉस होने के बाद एक आदमी बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है। जैसे कल भी मुझे समस्या खड़ी हो रही थी कि मैं इधर उधर देख रहा था कि कोई आ जाए, मतलब हमारे पास स्टाफ तो है ही ना, मतलब आ जाए तो देख ले, इसके बाद आप फ्री हो 2 घंटे तक, आपको जो करना सो करो। और दुनिया से ट्रस्ट पे चल रही है, आज खान सर ने मुझे अपॉइंट कर रखा तो मुझे देखना है कि आपको क्लास में कैसे पढ़ाना है। और मैं भी यहाँ की लापरवाही करने लग जाऊँ, फिर आप भी अपनी जगह पे लापरवाही करो, किस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे हम? सब कुछ केओटिक हो जाएगा ना, इंग्लिश में कहते हैं केओस, मतलब अराजकता जैसा हो जाएगा, मतलब शोरगुल जैसा हो जाएगा। फिर हम समाज में नहीं। अब आप समाज में आ गए हो तो आप या तो संत बन जाओ फिर, और यहाँ आ गए हो तो ये निभाने पड़ेंगे आपको, सारी चीज़ें निभानी पड़ेगी। जिस दिन इसको कर लोगे आप, आपको यूपीएससी में भी कामयाबी मिल जाएगी। कट की कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, अपनी अपने साथ समझौता करो। जब दूसरों का नाम बताते हो तो क्यों समझौता करना? माँ बीमार है तो देखना है उसे, आप भी देख लो हमें 2 घंटे कम सोना है, या कैसे इसको मैनेज करना है। इस आधार पर हम थोड़ी कह सकते हैं कि मैं तो तैयारी कर रहा था। ऐसे ऐसे भी मैंने लोग देखे कि वो जा नहीं पाए टाइम पे, उनकी माँ डेथ कर गई, चले जाते। क्या था ऐसा? नहीं देते परीक्षा, अगली बार देते, ज़्यादा बीमार है तो आपको पता है बैठे बैठे। सो दिस इज नॉट गुड थिंग, एंड देयर इज नो सेकंड डे इन लाइफ, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मन में ये विचार बनाओ कि जो भी मुझे करना अभी से शुरुआत है मेरी ज़िंदगी की अच्छे ढंग से, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा अपने आप ही। सो ऐसे ही कुछ समझना है, दया भाव मन में रखना, सारी कुछ चीज़। जब लेट क्लास में मैं नेहरू यार के नाले से इधर गाड़ी मोड़ के आ रहा था तो एक तोता छोटा सा बच्चा था, उसको कौवे मार रहे थे, तो हमसे मैंने गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया, टाइम इधर क्लास का, और मैं करूँगा क्या करूँगा, मैंने कभी तोते पकड़े, मेरे अभ्यास नहीं है उस चीज़ का। अब मैं उसको देखता रहा, मैं को भगाता रहा,
उसके बाद उछल के किसी एक उस पे बैठ गया, छोटा सा बच्चा था, फिर वो नीचे कूद गया। मैंने कहा अब तो संभव ही नहीं कि मैं इसको ले पाऊंगा, इधर क्लास निकल रही मेरी और ये मार देंगे इसको। तो फिर परेशान सा था और नीचे कूदूँ तो उसमें कीचड़ था, तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि इसको हैंडल कैसे करूँ। इतने में एक आदमी आया, मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब इसको निकाल दो, मेरे को अभ्यास नहीं है। वो थोड़ी देर बोले तक सोचा, मैंने कहा आप सोच निकाल दो यार इसको, आपको निकल सकता है। फिर वो बोले कि आपके पास कोई कपड़ा गाड़ी में कपड़ा है? तो मैंने कहा रुमाल ले लो आप। फिर उसको करके कैसे करके निकाल के मैंने कहा गाड़ी में डालो इसे आप। और फिर बोले हमें कुछ पैसे दे दो आप इस चीज़ के। मैंने कहा मैंने कहा पैसे, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा नेपाली करेंसी, वो मेरे पास पर्स में उस समय के वही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा अब। मैंने कहा फिर देखा तो उसमें 500 का नोट है। मैंने कहा रखो ये जाओ। उसको लेके अब ये गाड़ी में बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा है। अब इसको मैं घर ले जाऊँगा। मैंने उनको बोला कि भाई छोटा सा मैंने खोल दिया है और आप मतलब ध्यान रखते रहना उसका। अभी तो मैंने कहा घबराया बात इसे नहीं बोलेगा, इसको सिक्योरिटी चाहिए थी जो मिल गई है। मैंने कहा अब 2 घंटे की क्लास है, उसको मैं करके फिर घर ले जाऊँगा। फिर आगे देखेंगे उसको। फिलहाल का तो काम कर लिए, लेकिन उनको संतुष्टि मिल गई। मैं छोड़ के आता, मेरा मन नहीं लगता इस चीज़ के अंदर कि क्या है, ऐसा फँस गया मैं, लेट होना मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा आप देखते हैं, तो ईश्वर की मदद करता हुआ आदमी ऐसे संयोग से आ गया। फिर वो भी गया एग्जैक्ट टाइम पे आ गया लगभग, लेकिन उनको मैंने समझाया कि भाई थोड़ा सा देखते रहना। यही सब बातें हैं। अब इसमें क्या है, मतलब आप ऐसे लोग भी हैं जो तोते मार के भी खाते हैं, ऐसे लोग भी हैं सारी दुनिया में जिस तरह से। लेकिन आप अपना देख लो कि आपको क्या करना है। एनी हाउ यू आर ग्रेट पीपल एंड आई बिलीव इन योर ग्रेटनेस। एवरीबडी इज ग्रेट इफ यू से दैट दे आर ग्रेट, राइट। सो समावेशी विकास का जो था बात की भाई सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र, सभी आर्थिक क्षेत्र उचित भागीदारी करें। मैंने आपसे निवेदन किया कि उचित की बात है, समानता लिखने की कोशिश करोगे तो नंबर कट सकते हैं, क्योंकि समानता कैसे होगी, राज्य कर सकता है लेकिन आप अपने प्रयासों में समानता नहीं लेके आओगे तो ऊपर नीचे तो हो ही जाओगे। तो इस तरह से तो आप कैसे बात कर सकते हो। अच्छा, एफर्ट्स की वैल्यू भी करनी है, जो ज़्यादा एफर्ट कर रहा है तो उसको ज़्यादा भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर कोई एफर्ट क्यों करेगा। तो ये देखना कि उचित सबको ऐसा लगे कि भाई हाँ इनका जीवन सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिक की तो कोई सीमा दुनिया में होती भी नहीं है, तो आप ऐसे दुखी होते रहो तो आपका मन है। इसलिए समावेशी विकास एक उचित प्रकार का विकास है। समावेशी विकास समाज को जोड़ता है, समावेशिता लेके आता है, अलगाव को खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि लोग अलगाव की भावना में आ जाएंगे, वो समाज टिकाऊ नहीं रह पाएगा। इसके अलावा जो भी विकास आपका फिलहाल चल रहा है वो विकास भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, मतलब सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। वैसा वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है जो पीटी में पढ़ाया था, वो वर्तमान पीढ़ी आगे की पीढ़ी की बात है। यहाँ पर जो मैं टिकाऊपन की बात कर रहा हूँ ये अभी के अंदर ही है। जैसे इसी लाइफ टाइम की बात हम कर रहे हैं कि जो भारत का जीडीपी है या ग्रोथ है वो आगे भी बनी रहे, मतलब इसी जीवन में। ऐसा नहीं हो पाएगा, वो ग्रोथ नीचे आ जाएगी। वजह क्या बनेगी कि समावेशी विकास नहीं है। इसका मतलब कुछ लोग ज़्यादा विकास का हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। डेटा मैंने आपको दिए भी थे भारतीय संदर्भ में कि क्या क्या सिचुएशन इंडिया के अंदर है। तो अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन रहे हैं, उनकी अनुपात बढ़ रही है, इनकम में भी उनका हिस्सा बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको लिखा था कि टॉप 1% जनसंख्या 22% भारत की राष्ट्रीय आय में हिस्सा रखती है, अकेला 1% 22 ले जाता है। जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नहीं है ना, 1 को 1 मिलना चाहिए, लेकिन वो तो ले जा रहे हैं 22%, 22 गुना ले जा रहे हैं पॉपुलेशन में जो उनका शेयर है उसकी तुलना में, राइट। तो इससे क्या होगा कि मैंने बताया आपको कि ये जो होती है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसका मतलब ये होता है कि आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा इनकम मिले तो आप उपभोग पे कितना खर्च करोगे, इसको हम कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ये जैसे से आपकी इनकम की लेवल बहुत हाई होती जाती है तो उसके कम अनुपात से ही आपकी कंजप्शन की जरूरतें पूरी हो जाती है। कंजप्शन आप उतना फैला नहीं सकते ना जितनी आप इनकम। तो मैं अगर क्लास में खड़ा हूँ और शेयर मार्केट चल रहा है तो मेरे तो खड़े खड़े भी इनकम जनरेट होती रहेगी, उसके लिए मेरे को थोड़ी जाना है। आपने घर को रेंट पे दे रखा है तो आप चाहे आराम कर रहे हो, रेंट तो आपका चल ही रहा है ना, हर सेकंड की रेंट की इनकम भी निकाल सकते हो। मान लो एक आदमी 5 लाख रुपए रेंट का कमा रहा है हर महीने का, तो 1 मिनट में कितना कमा रहा है ये वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो वो चाहे कुछ भी करे, घूमे फिरे, उसको तो इनकम आ रही है, ब्याज की इनकम भी आ रही है और शेयर से भी आ रही है। उसमें से खुद को क्या करना पड़ रहा है, पैसिव इनकम कहते हैं इसको, मतलब निष्क्रिय प्रकार की इनकम जो जिसमें आप एक्टिव नहीं हो और मनी आ रही है आपके पास, ऐसी इनकम को क्या कहते हैं, पैसिव इनकम। तो इनकम तो अनंत बन सकती है आपकी, जिसमें आपकी भी भूमिका नहीं है। और बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मालिक होते हैं, स्टाफ काम करता रहता है, माल बेचता रहता है, प्रॉफिट होता रहता है, वो अपना घूमते रहते हैं, अपनी कंपनी खोल ली, 20 कंपनियां खोल ली, तो ऐसे इनकम तो आती रहेगी आपको। लेकिन उस इनकम के हिसाब से क्या आप खर्च कर पाओगे, मतलब अपने ऊपर, जिसको हम उपभोग कहते हैं, नहीं कर सकते आप, उतना नहीं कर सकते। बेस्ट से बेस्ट घड़ी खरीद सकते हो दुनिया की और आप हीरे मोती चढ़ सकते हो उसमें, और कोई प्लान खरीद सकते हो, चार्टर प्लान वगैरह, मतलब अपना प्लान निजी खरीद सकते हो, खरीदते जाओ खरीदते जाओ। यॉट खरीद सकते हो, एक यॉट होती है जो पानी के अंदर सागर में छुटी रहती है, वो आपकी पर्सनल यॉट होती है, वो बहुत लग्जरी होती है, उसमें कई तरह की सुविधाएं साधन देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की होती है। ले आए एक यॉट, फिर क्या कर लोगे आप उससे, मतलब इसलिए क्या है कि कंजप्शन एक सीमा बना देता है आपकी और इनकम आपकी आती रहती है। तो जितनी कंजप्शन पे आप खर्च कर रहे हो वो तो एक हो गया, अब इनकम बढ़ती जाएगी तो ये अनुपात के रूप में कम होता जाएगा। नतीजा क्या होगा कि कंजप्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। जिनके पास कंजप्शन की शक्ति है और वो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इनकम आप ट्रांसफर नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का मूवमेंट ऐसा है कि बड़े लोगों की तरफ ज़्यादा वो ट्रांसफर हो रही है। तो समग्र मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो जीडीपी कम हो जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा कि मांग के अनुसार उत्पादन होता है, और ये बात सही भी है काफी सीमा तक कि मांग के अनुसार उत्पादन होता है। बिना मांग के क्या होगा, मान लो किसी ने बैच लॉन्च किया, बच्चे नहीं आए, तो समझ जाएंगे कि मांग का अंदाज हम ठीक से नहीं लगा पाए, तो उन बच्चों को कह देंगे कि आप दूसरे बैच को ज्वाइन कर लो। इस तरह से कुछ समझाएंगे, समझ जाते तो ठीक है, नहीं तो वो बैच चलाएंगे बाद में बंद कर देंगे, क्योंकि उनको समझ आ गया कि मांग नहीं है, राइट। ऐसे चाहे सब इस पे चलता है, प्रोजेक्शन पे चलता है। मौसम बहुत अच्छा हो गया तो कोई कचौरी समोसे वाला वो ज़्यादा वो कर देगा कि आज ज़्यादा रहेगी डिमांड, उसके हिसाब से गोल गोल लेगा बनाएगा। किसी दिन ज़्यादा बच गए तो कहेगा भाई अगले दिन ध्यान रखना क्योंकि हमें फेंकने पड़ गए थे कि डिमांड कम थी। देर से मतलब मांग के अनुसार प्रोडक्शन होता है। अब मांग कम हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि समावेशी विकास सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा नहीं है कि सबका भला होना चाहिए, ऐसा मुद्दा नहीं है। ये तो है ही खेल, लेकिन व्यवहारिक भी है कि विकास को टिकाने के लिए भी तो जरूरी है। इस तरह से बाकी तो मैंने IMF वगैरह की रिसर्च दी, कुछ सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल मैं तो वैसे ही समझा रहा था, ये पहले से पढ़ा हुआ, मैंने इसको पढ़ा नहीं, इन्होंने भी ये पूछा, इसलिए इस बात को फिर से समझा दूं कि अमीर लोगों की वो की देखो आपने लिखी गलत भेज दिया, समान प्रवृत्ति नहीं लिखा था मैंने, सीमांत लिखा था। ये तो बात आप लोगों की, या फिर आपका माइंड ना कि चलता रहता है, आप मन में सीमांत सोच रहे हो और लिख समान रहे हो, भी हो जाता है कई बार। सीमांत बोला था कि अमीर लोगों की कम होती है, बल्कि अमीरी के बढ़ने के साथ और कम होती चली जाती है। तो इस पॉइंट को फिर से समझाने का निवेदन किया था इस पेपर में, तो इसको बिना पढ़े ही मैंने पहले ही समझा दिया, पेपर तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो अमीर लोगों की कम क्यों होती है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत हाई होती है तो कम होती है, फिर और मेरी बढ़ रही है तो एक्स्ट्रा कहाँ खर्च करेंगे वो। आपको मैं से बताऊँ एक बात की, मेरे को खान से भी कुछ मिलता है तो भी मेरे खर्च को प्रभावित नहीं करता है।
क्योंकि मेरे इनकम के सोर्स हैं पहले से ही कुछ, उतने से ही जीवन मेरा चल जाता है। लेकिन हाँ, जैसे मान लो मेरा घर है, तो घर तो पहले से ही था, तो मैं घर पे क्या रेंट पे खर्च करूँगा बताओ। और इस तरह के शौक भी नहीं है, जैसे सब लोगों की अलग अलग नेचर होती है, तो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। तो ऐसे होता है। अब मेरे को और कोई इनकम दे दे खान सर के अलावा, तो सब कुछ चेंज होना नहीं है, तो अनुपात और नीचे नहीं हो जाएगा। तो अमीरी बढ़ने के साथ अनुपात और कम हो जाता है, ये मतलब है इसका। पहला सवाल लिखिए, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? अगला भाग लिखिए, क्या आपके अनुसार भारत में, क्या आपके अनुसार भारत में समावेशी विकास नहीं है? अगला सवाल लिखिए, इस कथन का विश्लेषण करें कि समावेशी विकास न केवल समाज में, न केवल समाज में समावेशिता लाता है, समावेशी विकास अगला सवाल लिखिए, इस कथन का विश्लेषण करें कि समावेशी विकास न केवल समाज में, न केवल समाज में समावेशिता लाता है, बल्कि बल्कि विकास को टिकाऊ भी बनाता है। अगला सवाल लिखिए, इस कथन का विश्लेषण करें कि विकास को टिकाऊ भी बनाता है, समाज में समावेशिता लाता है, बल्कि बल्कि विकास को टिकाऊ भी बनाता है। अगला सवाल लिखिए, इस कथन का विश्लेषण करें कि इस कथन का विश्लेषण करें कि समावेशी विकास के लिए अवसरों की समानता आवश्यक है, अवसरों की समानता आवश्यक है। अगला सवाल लिखें, आपके अनुसार भारत में इस कथन का विश्लेषण करें कि समावेशी विकास के लिए अवसरों की समानता आवश्यक है, अवसरों की समानता आवश्यक है। अगला सवाल लिखें, आपके अनुसार भारत में किस प्रकार समावेशी विकास किस सवाल लिखें, आपके अनुसार भारत में किस प्रकार समावेशी विकास लाया जा सकता है? अगला सवाल लिखें, भारत में समावेशी विकास के लिए भारत में समावेशी विकास के लिए उपयुक्त राजकोषीय नीति, उपयुक्त लिखना है, ज्यादा नहीं लगाना, ऊपर उपयुक्त नहीं लिखना है, उपयुक्त बोल रहा हूँ। उपयुक्त का मतलब इंग्लिश में होता है सूटेबल, एक होता है सूटेबल, मतलब कौन सी सूट करेगी आप, तो दो शब्द अलग अलग होते हैं ये, इनका भ्रम आप हटा दीजिए। एक उपयुक्त होता है, एक उपयुक्त होता है। ऊपर जो उक्त किया गया, ऊपर जो बोला गया उपरयुक्त, ऊपर जो मैंने लिखा मतलब उपरयुक्त विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि भारत में विकास समावेशी नहीं है। ऐसे उपरयुक्त तथ्यों और विश्लेषण से स्पष्ट होता है, तो जो ऊपर लिखा। अब वो तो हो गया, और ये वाला ये हो गया, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सूटेबल। सर मुझे पढ़ाई की उपयुक्त रणनीति बता दीजिए, उपयुक्त सूटेबल जो मुझे सूट करती हो, या किसी के लिए भी सूट करती हो, मेरे को नहीं कर रही होगी तो मैं उसके अनुसार हो जाऊंगा। नहीं, तो आपकी कुछ तो पॉलिसी जैसे होते हैं ना, सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। अब आपके लिए अकेले के लिए क्या बताएं, तो मतलब इसी तरह से समझ लो, आपको उपयुक्त
सूटेबल, तो मैंने ये लिख पाया था आपको, कुछ बच्चे ऊपर भी लिखे, तो मुझे ये बात समझ में आ रही थी इसलिए मैंने बता दिया आपको कि लगता है इस पर भी व्याख्या करनी पड़ेगी। मतलब दो ये, अरे ये दे दो आपका, भारत में समावेशी विकास के लिए उपयुक्त राजकोषीय नीति का निर्माण कीजिए। ये इनोवेटिव टाइप के प्रश्न है, मतलब आपको थोड़ा माइंड लगा के करना पड़ेगा इसको। कम से कम 3 बातें तो लिख ही देना ऐसे ही कि क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष करों का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष करों का ज़्यादा प्रयोग। जैसे इस साल का बजट, अभी जो बजट आया उसमें आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपको पढ़ाया था पीटी में पढ़ाया था। शेयर बेचते हैं, शेयर क्या कोई भी संपत्ति बेचते हुआ, तो बेचने से जो लाभ होता है, संपत्ति बेचने से, जैसे आपने घर बेचा तो खरीदा कितने में था पहले, कभी फिर बेचा कितने का, उसका जो गैप होगा उससे पता लग जाएगा ना आपको कि लाभ कितना हुआ। कोई शेयर है, शेयर मार्केट इक्विटी, आपने 100 रुपये के लिए 200 में बेच दी, तो संपत्ति बेची ना, इक्विटी भी संपत्ति होता है, कितने कमाए आपने? 100 रुपये। इस तरह से समझो, जो संपत्ति को बेचने से, एक होता है संपत्ति को बेचने से लाभ, एक होता है संपत्तियों से आय। संपत्तियों से आय कैसी होती है? उसको आप बेचते नहीं हो, उनसे इनकम आती रहती है। जैसे घर से रेंट आता रहता है, तो क्या घर को बेचा थोड़ी तभी तो रेंट आ रहा है आपका? ऐसे आप नहीं पढ़ोगे तो देखो आप पछताओगे, सिंपल सी बात। ये उतनी सिंपल है जैसे कि 2 + 2 = 4 होते हैं, कोई गहराई की बात नहीं है इसमें। तो ये जो 1 साल का पीरियड शॉर्ट टर्म माना जाता है, 2 साल, 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो हमारे शेयर्स के ऊपर 15% कैपिटल गेन टैक्स लगता था 1 साल वाली रेंज के लिए, उसको 20% कर दिया, बढ़ा दिया। अब मान लो आपने 100 का शेयर 200 में बेचा, तो 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये पर आपको 20 रुपये सरकार को देना है, 20% हो गया ना। तो इस तरह का है। तो ये किस तरह की, मतलब वही कर है, अगर नया कर नहीं ला रहे हो तो उसका रेंज बढ़ा दो। प्रत्यक्ष कर होता है ना कैपिटल गेन से, आपको लिखा रखा है, ये प्रत्यक्ष कर का एक एग्जाम्पल है। नया कर नहीं लगा पा रहे तो कर को बढ़ा दो। और शॉर्ट टर्म में बेचने वाले लोग सट्टेबाज कहलाते हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे, वो तो बस दिन भर एक ही काम करते हैं, शेयर मार्केट देखते रहते हैं, फिर मौका लगते फिर बेच देते हैं। अनावश्यक रूप से सट्टा भी हो रहा है। और बजट स्पीच में मैडम ने हाई वैल्यू ऑफ एसेट्स स्टॉक मार्केट को भी चिंता का विषय बताया, ऑयल वगैरह की बढ़ती हुई कीमतें और इस तरह की चीज़ों को भी उन्होंने चिंता का विषय बताया। लेकिन साथ में ये भी बोला, मैं भी चौंक गया, मतलब मैंने कहा भाई तब तो ये कुछ करेगी ऐसा, क्योंकि स्टॉक मत करिए एलिवेटेड एसेट प्राइसेस, एलिवेटेड का मतलब ज़्यादा ऊंचा, इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। हाउ ही स्पीकिंग, एलिवेटेड एसेट प्राइसेस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय। 80,000 पे सेंसेक्स का जाना, जब मैं पढ़ा रहा था तब कहाँ था, और इस तरह से ये इतना बढ़ रहा है, आखिर इसकी कई जगह तो कहाँ जाकर रुकेगा? कंपनियां अपनी थोड़ी आगे बढ़ रही हैं जितनी ये शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। आज अगर आप इसी जगह मकान खरीदते हो तो बिना कर्ज की वैल्यू बढ़ी हुई है और बढ़ता ही नहीं है, लेकिन रेट जा रहा है, ये समझ लो कि आप मुसीबत में पड़ रहे हो। आगे चलकर कभी ऐसा कुछ होगा कि वो रिफ्रेश कर जाएगी वो रेट, बिना वर्थ के किसी को कुछ मिल जाता है तो प्रॉब्लम है। डायरेक्ट टैक्सेज इस तरह के जो सट्टे की गतिविधि, मैं आज मेहनत करके कमा रहा हूँ, इस पर आप ज़्यादा टैक्स लगाओगे मेरा मन दुखेगा, लेकिन मैं सट्टा खेल रहा हूँ उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओगे, मन दुखने की कौन सी बात? तो आप उससे ज़्यादा कर दो टैक्स। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एक साथ से ज़्यादा होल्ड करके बेचते हो तो लॉन्ग टर्म में आता है, उसको 10 से 12.5 कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया थोड़ा। इसको थोड़ा सही नहीं लिया जा रहा है उस तरह से कि भाई लॉन्ग टर्म लोग पैसा लगा के रखते हैं, तो आप उस पर 2.5% और क्यों बढ़ा दिया, इस तरह की बातचीत आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन ये भी डायरेक्ट टैक्स है, मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स डायरेक्ट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए उसकी रेटें अलग अलग होती है। मतलब तो आप राजकोषीय नीति में प्रत्यक्ष करों की बात करो, एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। आप अगर पढ़ोगे तो आपकी गुणवत्ता में सुधार होगा। अब आपने कहते प्रत्यक्ष कर, फिर एग्जाम्पल दे दो, जैसा कि हाल ही के बजट में क्यों नहीं नंबर आएंगे आपको? वो कहेगा बच्चा कितना पढ़ा लिखा, लेटेस्ट बजट को कोट भी कर रहा है। मेंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, मेरे को बातें करनी पड़ेगी, आपको सिखाना पड़ेगा। 2-4-5 सवाल लिखाने को सिखाना नहीं कहते, वो हर जगह हर टॉपिक के अंदर कुछ कुछ बात करके आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपकी राइटिंग होगी इस तरह से। तो प्रत्यक्ष के ज़्यादा प्रयोग, फिर दूसरा पॉइंट बना लो, प्रत्यक्ष करों पर निर्भरता कम। 2 हो गए, 2 तो बन गए आपके, कुछ नहीं आ रहा हो तो 2 तो दिख रहा है। तीसरा सामाजिक खर्चे बढ़ा दो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, चिकित्सा, इससे रिलेटेड। और 3 ही पॉइंट आपके पास है माना कि, तो उनको थोड़ा विस्तार करके लिख दो। एक एक लाइन में क्यों लिखते हो? समझा दो कि प्रतिगामी होते हैं, फलाना होता है, ये होता है, रिच क्लास आगे, ऐसे करके। वैसे भी तो हम लोग अभ्यास में है इस बात की कि बात का पतंगड़ राय का पाठ बनाना में आता है, लेकिन बेकार की चीज़ों का। एक टीचर के ऊपर आप एक दिन निकाल सकते हो बोलने के लिए, तो भी शब्द कम पड़ जाएंगे आपके लिए। लेकिन प्रत्यक्ष कैसे अच्छे हैं उस पर 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाते। क्यों? आदत तो आदत होती है, वो वाली आदत इधर ले आओ, नहीं आ पाती। तो ये प्रश्न करना ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें सवाल उससे। अब हम नया चैप्टर लेंगे, उसका हेडिंग लगाओ। भारतीय आयोजन ऑब्लिक नियोजन के लिए संसाधन जुटा। तो मतलब इंग्लिश में भी ध्यान रखो, मोबिलाइजेशन, मोबिलाइज करना, मतलब मोबिलाइज करने का मतलब इकट्ठा करना। हम कहते हैं ना उनके लोगों के विचारों को मोबिलाइज करो, राइट, इस तरह का भाव। तो यहाँ पे रिसोर्स को मोबिलाइज करना, जुटाना, मतलब इकट्ठा करना, इसको संसाधन। ये संसाधन किस प्रकार के हैं यहाँ पे, जो हमारा विषय वस्तु है, संसाधन यहाँ पे धन की बात हो रही है। समझना पड़ता है, टॉपिक को समझना पड़ता है किस कैटेगरी में आ रहा है। भूगोल वाले टॉपिक्स में है
या इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स में किधर है ये, तो संदर्भ पकड़ने पड़ते हैं। यूपीएससी टॉपिक को पूरा ओपन करके लिखती है, आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें। तो यहाँ संसाधनों से अभिप्राय है धन से है, धन भी एक संसाधन है, वित्तीय संसाधन। उसके बिना कैसे, मतलब कोई भी चीज़ को हम संपादित धन के बिना नहीं कर सकते। आपका ध्यान मेरे पर ही रहना चाहिए, पेन पे, उंगलियों पे, इधर उधर नहीं। समझ गए आप इस चीज़ को? मैं बात कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, दूसरा मिनट भी नहीं लगेगा मुझे। कि आपका ध्यान सिर्फ सिर्फ आप मेरे ऊपर, आपने इधर उधर पेन घुमाने की कोशिश करी, मैं खड़ा कर दूंगा वहीं पे आपको, कि माइंड आपका विचलित है। मैं इतना समझा रहा हूँ डे 1 से, फिर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या करूँगा बताओ? फिर आप हमें दोष मत दीजिएगा, अपमानित महसूस करो तो अगर, क्योंकि पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ो, फिर आप कोई दूसरा काम यहाँ नहीं होना चाहिए। कभी पेन को यूँ देख रहे हो, कभी सुइयों घुमा रहे हो, तो मतलब क्या है इसका? या तो मैं चाहता हूँ आप बैठे हो यहाँ पे, किसी और टीचर को बुला लो आप। मुझे तो त्याग पत्र में जेब में डाल के चलता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं आज दिन तक किसी के आगे नहीं गया, न जाऊँगा लाइफ के अंदर। मेरा मैं खुद होता तो मैं चला जाता। जो सरस्वती है मैं उसका अपमान करने के लिए किसी के सामने जाने वाला हूँ नहीं भाई। आज दिन तक नहीं गया गरीबी के अंदर, तो मैं जाऊँगा क्या? मैं दोनों से नहीं डरता हूँ, मैनेजमेंट और स्टूडेंट। और मैं डरूंगा तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। और आप तैयार हो इस बात के लिए कि मैं स्ट्रिक्ट हो गया तो फिर संभालना मुश्किल होगा आपके लिए। क्योंकि आप पढ़ाई करो, मेरे बाद आप जैसे आपको करना सो करो, मेरे सामने सिर्फ डिसिप्लिन, नथिंग लेसर, नथिंग मोर, न तो कम न ज़्यादा। क्योंकि मुझे पता है आप फिसल जाओगे, नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। कि आप, मैं स्ट्रिक्ट तो आपके लिए हो रहा हूँ कि मैं अपने मुझे बेनिफिट मिलने वाला। 2 लोग मेरी आलोचना करेंगे, बल्कि करते ही हैं कई लोग, कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, उनसे सवाल नहीं कर सकते, उनसे ये नहीं कर सकते। सब जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मन साफ है। जिस दिन मेरा मन खराब होता कि मैं इस नियत के साथ ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे दुखी होता है इस बात से। मैंने कहा जिसको जैसा समझना समझो। आप 100 बच्चों की क्लास, 200 की, 500 की, 1000 की, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते आप। ऐसा कोई टीचर मैंने नहीं बनाया। तो मैं तो जानता हूँ कि कुछ आलोचना रहेगी, तो आप मुद्दे से ना भटको, हमेशा इस चीज़ को ख्याल में रखो। एक शांत भाव से हम काम कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन से नहीं हो सकता। मैं चुप जाऊँगा, आप चुप जाओगे, फिर गलतियाँ हो जाएगी, फिर कटवाऊँगा, इसको ऐसे करो। तो संसाधन जुटाव यहाँ पे क्या है कि जो आपको धन चाहिए, इसको इकट्ठा करने का टॉपिक है। और आयोजन नियोजन उन राष्ट्रों के लिए बहुत आवश्यक है, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनके लिए नियोजन बहुत जरूरी हो जाता है। जितना डेवलपमेंट की लेवल कम होती जाएगी, उतना ही भूमिका किसकी बढ़ती जाएगी? प्लानिंग की। अगर आप नियोजन नहीं करोगे तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। नियोजन आप जब करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट की अचीवमेंट के लिए प्लानिंग होती है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में कोई टारगेट ही नहीं है, शून्यता है लाइफ के अंदर, किसी समाज और देश के सामने भी कोई टारगेट नहीं है, तो नियोजन की भूमिका क्या है फिर? क्या नियोजन? तो लक्ष्यों के प्रकाश में ही नियोजन की प्रासंगिकता है। इफ यू लॉस्ट योर टारगेट्स, प्लानिंग इज आउट फ्रॉम द सेम। तो टारगेट है, तो टारगेट तो आपको लाना पड़ेगा। और संसाधन कम है आपके पास, धन कम है, गरीब हो, डेवलपमेंट कम है, तो फिर आपके लिए और ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं बेहतर प्लानिंग करूँ। अगर आपके माता पिता ने आपको कह दिया कि 2 साल का टाइम है, जो करना सो कर लो, इससे ज्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे आपको, तो आपको उन्होंने कम समय को संसाधन समझ लो थोड़ी देर के लिए। और होता भी है, मैं तो मानता हूँ, किताबें नहीं मानती है, वो अलग बात है। औपचारिक शिक्षण में समय को कभी संसाधन नहीं कहा गया, लेकिन आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, टाइम इज मनी। हाँ, तो टाइम इज मनी। तो मनी जैसा हो गया ना टाइम, बल्कि मैं तो सत्ता ही टाइम और स्पेस की मानता हूँ। जैसे कि कांट ने कहा कि 2 ही सत्ता, रियल टाइम और स्पेस। टाइम अगर आपको दिया ही नहीं किसी ने, हम कहते हैं जीडीपी क्या है? 1 साल में उत्पादित। आप इस लैंग्वेज को हटा दो, एक समय बिंदु पर उत्पादित हो सकता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन हो सकता है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच कैन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच कैन नॉट टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, एक समय बिंदु का मतलब क्या है ये बताओ जरा? एक समय बिंदु किसको कहते हैं? आप कहोगे सर सेकंड होता है, मैं कहूँगा सेकंड से भी छोटा हो सकता है। आपने कहा सर नैनो सेकंड हो सकता है, फिर मैंने कहा इससे भी छोटा हो सकता है। वो सबसे छोटा समय बिंदु कौन सा है? क्या आप उसको ढूंढ के बता सकते हैं? नेवर एवर। फॉर सो स्मॉलर टाइम पॉइंट कैन यू थिंक कि एनीबॉडी कैन प्रोड्यूस एनीथिंग इतने कम समय के अंदर? आज मुझे भी, मैंने कहा कि इतनी क्लास पढ़ाऊंगा आपको, ज्ञान दे रहा हूँ, तो प्रोडक्शन है ना, कि मैं एक समय बिंदु पे ऐसे आके चला गया और आपको ज्ञान मिल गया सारा। ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी चीज़ के अंदर माँ भी बच्चे को पैदा करती है तो 9 महीने गर्भ में रखती है, समय की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे। और कौखे में बच्चा, बच्चेदानी स्पेस है, बच्चेदानी नहीं होगी तो बच्चा कहाँ बड़ा होगा, मतलब कैसे होगा? इसलिए स्पेस, आज हम लंबे होते हैं, जो भी है स्पेस है, स्पेस नहीं होगा तो लंबे किधर होंगे? तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसी किताबों में नहीं लिखा हुआ कि समय संसाधन होता है, और ना हमें ऐसी बात लिखनी भी चाहिए, बट समझ में रहनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो निबंध लिखा था, तो परीक्षक ने लिखा कि मैं नहीं जान सकता इस निबंध को, मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने, लिख दिया कि दिस स्टूडेंट इज नॉट बियॉन्ड माई कैपेसिटी। जो लिखा वो मेरी समझ से बाहर है। तो ज्ञान का वो उदात्त स्तर भी होता है जिसको आप अचीव करते हो, लेकिन फिर लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देंगे। इससे जो चल रहा है उसके साथ चलो, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चल रहा है। तो समय पिताजी ने आपको 2 साल का दिया, तो वो आपके लिए संसाधन बन गया, और उसकी शॉर्टेज भी आ गई कि 2 साल है। तो 2 साल में फिर अगर आप ऐसे चलते रहोगे, क्लास करते रहोगे, प्लानिंग नहीं करोगे, प्लानिंग तो पूरे दिन भर की होती है कि मेरे को 12 घंटे, पहले तो ये प्लानिंग करोगे कि कितने घंटे पढ़ना है रोज। रोज इतने घंटे पढ़ूंगा तो 2 साल की पीरियड में कहाँ तक पहुंचूंगा? एक छोटी छोटी चीज की प्लानिंग होगी। हिस्ट्री है तो कितनी है, वो कितने दिन में खत्म होगी, फिर इसके आंसर पेपर होंगे, फिर मेरे को क्या करना होगा? किसी भी कीमत में 3 घंटे हो गए तो इसको छोड़ना पड़ेगा, मुझे दूसरा टॉपिक उठाना है, नहीं तो वो रह जाएगा। तो आपकी एक प्लानिंग होती है हर चीज़ की। ये तो मैंने आपके हिसाब से बताया। आपने देखा होगा जो वेतनभोगी वर्ग होता है, जिसका वेतन एक सीमित आता है, भले वो दिखने में अधिकतम हो, ज़्यादा लगे आपको, लेकिन होता तो सीमित है ना। और टाइम टू टाइम ही उसमें बढ़ोतरी होती है, एक समय के बाद ही इंक्रीमेंट लगकर सरकारी कर्मचारियों या किसी का वेतन बढ़ता है, राइट। अब वेतनभोगी वर्ग आपने देखा होगा कभी भी गलत ढंग से नहीं चलते, बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई कैसे कैसे पैसा खर्च करना है, पैसा बचाना भी है, बच्ची बड़ी हो रही तो उसकी शादी भी करनी है, तो बच्ची की पढ़ाई के लिए भी करना है, इनको कैसे चलाएं। तो उनके दिमाग में रहता है कि चलो 1 किलोमीटर दूर मंजिल। मेरे फादर 8 किलोमीटर पैदल चलते थे वनडे में एक साइड के अंदर, और 8 किलोमीटर वापस आते थे, 16 किलोमीटर पैदल चलते थे, और मैं 6 किलोमीटर पैदल चलता था पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे फादर के वो अध्यापक थे और आगे की चीज़ें ध्यान में रहती थी उनको, मैं भी समझता था। तो ये सारी चीज़ों को करके हम प्लानिंग के हिसाब से चलते थे, तो हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ा। घर भी बनाना है, कच्चे घर थे, तुमको पक्का भी करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप इस बात को मूल रूप में ये समझ लें कि जो राष्ट्र जितना कमजोर है,
उसको उतना ही ज़्यादा किस पे ध्यान देना होगा, नियोजन पे, राइट। तो नियोजन में हमारे लिए जरूरी है, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए जरूरी है, जरूरी तो विकसित राष्ट्रों के लिए भी है, लेकिन जरूरत की जो डिग्री होती है, मैं उसको बता रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा, मुकेश अंबानी जी को उतनी प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसा आनंद है, इसलिए उनको इतना नियोजन नहीं करना कि रोज का रोज भी सब्जी पे कितना लगेगा, बिजली पे कितना लगेगा, दूध पे, ये सब चीज़ों को नहीं ध्यान रखते होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम उस हिसाब से कमजोर हैं। तो लक्ष्य प्लानिंग में होंगे होंगे एक तो, अच्छा लक्ष्य को समय से नहीं बांधोगे, ऐसे खुला छोड़ दोगे, उससे भी क्या फायदा। तो लक्ष्य को किस में अचीव करना पड़ता है हमें, समय अवधि में, एक टाइम से बांधना पड़ेगा। फिर हमारा लगेगा कि रणनीति क्या हो, तो हम रणनीतियां बनाएंगे, और ये सारे के सारे एक्टिवेट नहीं होंगे, ये सिर्फ बात नहीं चल रही है, जब तक कि आपके पास धन नहीं होगा तो ये संसाधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब बजट जो भी आपने देखा नहीं देखा वो आपकी बात है, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पे रोजगार के अवसर बढ़ाना, ये करना, सब में एक अमाउंट फिक्स करी ना उन्होंने, तो टारगेट के अनुसार कितने धन की आवश्यकता है ऐसा किया। तो बजट भी एक प्रकार का नियोजन का टूल है, मतलब वो एक साल का है बस, इतना ही, बजट एक साल के लिए बनता है, तो एक और आगे के लिए बनता है, तो आप आगे के लिए ही तो करते हो नियोजन, जो निकल गया उसका क्या नियोजन होगा, वो तो जा चुका है। भूत लक्ष्य होता है क्या नियोजन, रेट्रोस्पेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है, आगे के लिए होता है नियोजन, पीछे का क्या नियोजन करोगे, उसको क्या बदल सकते हो आप नियोजन करके, कर लो नियोजन, चलो, लेकिन बदल पाओगे तब तो नियोजन का मतलब है, राइट, ये चीज़ है। तो हमारी जो टॉपिक यूपीएससी ने यहाँ पे दी हुई है वो इसको लेकर मुद्दा है, और आप अच्छी तरह से वाकिफ हो कि भारत जैसे राष्ट्रों में सरकारों के पास प्रॉब्लम रहती है धन की, और हम उदारीकरण भी चला रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर को भी धन चाहिए, तो कैसे करें, मतलब इसलिए उन्होंने टॉपिक ना रखा है कि नियोजन आयोजन के लिए संसाधन जुटाओ, ये हमारी टॉपिक समझाई मैंने आपको। अब प्रस्तावना लिखिए, लिखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, तथा तथा योजना आयोग का भी अंत कर दिया गया है, योजना आयोग का भी अंत कर दिया गया, खत्म कर दिया, योजना आयोग का भी अंत कर दिया गया है, लेकिन लेकिन इसका निहितार्थ ये नहीं है कि, लेकिन इसका निहितार्थ, ये सब वर्ड लिखना सीख लो, ये छोटी की बड़ी की ये सब गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, जो जो शब्द आपको पता होना चाहिए कि मैं, आप शब्द ही आपके शस्त्र है, शब्द ही आपके शस्त्र हैं। अब जो युद्ध लड़ने वाले लोग उनको घिसते रहते हैं, चमकाते रहते हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि वैसे काम हो गया क्लास, कई बच्चों की, मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये ना ले कि मेरी हिंदी बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा, गलतियां मुझसे भी हो सकती है, कोई भी शब्द लिख रहा हूँ उसको चेक कर लो आप घर जाके कहीं पर भी, और ऐसे चेक हो नहीं पाएगा, आप न्यूज़पेपर जो हिंदी वाला आता है उसमें जो दार्शनिक लेख आते हैं बीच में संपादकीय के इधर उधर ही, उनको पढ़ा करो, उसमें कई तरह की स्टोरीज आती है और कई तरह की दर्शन भी सिखाया जाता है, तो उसमें कई अच्छे अच्छे शब्द आते हैं वहाँ पर, तो वो शब्दों को देखते हो, मैं नहीं कह रहा कि उनको याद करो लिखो, जो निरंतर करते रहोगे तो वो अपने आप ही आपका पेन सही चलने लगेगा, उसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि बड़ा है कि छोटा है कि क्या, अपने आप आएगा, मतलब नहीं भी आएगा तो 20% तो सुधार हो ही जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा, चलो पूरी गलतियां खत्म नहीं कर पा रहे, आधी तो खत्म हो रही है, जितना हो जाए उतना ही ठीक है, तो उससे आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा लैंग्वेज चल रहा है, लेकिन इसका निहितार्थ यह नहीं है कि भारत में राज्य द्वारा किए जाने वाले, स्टेट राज्य द्वारा किए जाने वाले आयोजन ऑब्लिक नियोजन की भूमिका समाप्त हो गई है, कहते हैं ना परसेप्शन, कहते हो परसेप्शन बन गया है ऐसा, ये आप परसीव कैसे कर रहे हो, देख रहे हो किसी चीज को घटित होते हुए तो आप परसीव कर रहे हो उसको, और तदनुसार आपके मन में वो बन जाता है धारणा। जैसे मैंने किसी को डांट दी, जैसे कोई बच्चे को डांटा मैंने, एक आदमी क्लास में आया, उसी समय एंट्री ली, उसको ऐसा हो गया कि अरे सर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बच्चे को डांटने की जरूरत क्या थी, क्योंकि उन्होंने परसीव किया मुझे उस समय ऐसा, डांटते हुए उन्होंने मुझे परसीव किया, इसलिए उन्होंने ऐसा परसेप्शन बनाया, परसीव से परसेप्शन बनता है कि ये हाउ यू परसीव अकॉर्डिंगली यू मेक योर आइडिया अबाउट दैट थिंग, सो ही मेड एन आइडिया, आई एम नॉट टेलिंग कि हिज आइडिया इज रॉन्ग और राइट, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक आइडिया फॉर्म किया कि ही इज नॉट अ गुड टीचर, ही इज वेरी हार्ड और स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ टीचर, इस तरह का परसेप्शन बना दिया, लेकिन उन्होंने परसेप्शन बनाया, इस परसेप्शन में गलत भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा इस चीज को, उन्होंने इस समझने की कोशिश नहीं करी कि ये इसकी बैकग्राउंड में क्या था, उन्होंने घटना घटित हुई देखी, पीछे का इतिहास नहीं देखा और एक परसेप्शन बना दिया, ऐसे परसेप्शन बन जाते हैं, उसको मैं प्रस्ताव में तोड़ रहा हूँ कि हमने योजना आयोग को खत्म कर दिया, नाम ही योजना आयोग है ना, और फिर हमने पंचवर्षीय योजनाएं भी हटा दी, तो भाव क्या पैदा हो रहा है, लगता है भारत में अब आयोजन की आवश्यकता नहीं, लगता है आयोजन नियोजन एक ही बात है, इसमें ओब्लिक लगा रहा हूं ताकि आप वाकिफ हो जाओ कि कभी आयोजन लिख दिया तो भी चलेगा, नियोजन लिख दिया तो भी चलेगा। तो हम क्लियर कर रहे हैं प्रस्तावना में कि योजना आयोग खत्म हो जाए, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब कई बच्चे इसी बात को कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे भी हिंदी लिखते हैं, यूपीएससी के आप 5वीं क्लास में पढ़ते हो क्या कि इसका मतलब ये नहीं, मतलब क्यों लिखते हो, या तो लिखना तो आशय, थोड़ा ठीक शब्द लगेगा आशय, इसका आशय ये नहीं है, या ये लिख दो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, इसका निहितार्थ ये नहीं है कि भारत में राज्य द्वारा किए जाने वाले नियोजन पब्लिक आयोजन की आवश्यकता नहीं है, ये टॉपिक राज्य के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे नियोजन को पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट के नियोजन को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ सरकार से है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम कहना चाह रहे हैं कि भारत में नियोजन जरूरी है, ये कहना चाह रहे हैं, पैराग्राफ बदलो, देखिए भारत में गरीबी निवारण, कोमा रोजगार संवर्धन,
रोजगार संवर्धन, कोमा मानव विकास, कोमा खाद्य सुरक्षा, कोमा समावेशी विकास, कोमा विश्व स्तरीय इंफ्रा, आधारभूत संरचना को इंफ्रा बोल देते हैं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ये शब्द चल जाते हैं हिंदी में भी। आधारभूत संरचना इतना बड़ा लिखोगे तो आधारभूत एक शब्द, संरचना एक शब्द, शब्द दो और फिनोमिना एक। अरे भाई जिसकी तरफ संकेत कर रहे हो किसी की तरफ, तो वो फिनोमिना तो एक है, शब्द दो यूज हो रहे हैं। बता तो आप एक ही बात रहे हो, शब्द दो लिखने पड़ रहे, फायदा क्या निकला? आपका एक शब्द तो एक्स्ट्रा चला गया ना, तो वो ऐसा शब्द मिल सकता है हमें जो एक से ही काम चल जाए, तो ये लिख दो इंफ्रा। और ये भी 2.5-3 अक्षरों का ही वर्ड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखने की भी नहीं कह रहा, इंफ्रा। हर बात का महत्व है, ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है। और हम नियोजन ही पढ़ रहे हैं, इसी को तो नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं नियोजन? क्यों करना पड़ेगा नियोजन आपको? इतनी सी जगह एक वो पेज है जिसमें लिखना है, काट पीट करिएगा और 2-4 शब्द इधर किया उस पे जाके निबंध लिख दो ना उसमें। जो मन में आया प्रस्ताव ने लिख दिया, एक पेज की पेज खत्म हो गया। और फटाफट बैठ के वहाँ पे 12 में ऐसे करके प्लानिंग करता है बच्चा, जो सही मेंस लिखता है, ये करके कि ऐसे जाऊंगा, फिर फास्ट लिख के खत्म। नियोजन हो रहा है वहाँ पे, और टाइम इज रनिंग आउट। वो घूम रहा है परीक्षा का बैठे हुए, तब आप दिख रहा है कि बच्चे ये आएगा, इसमें 2 मिनट लग जाएंगे इसको, वो यहाँ से पेपर लेना चालू कर दिया। वो 2 मिनट भी आपको ऐसे लग रहे हैं कि क्या पता मेरे को 2 घंटे मिल गए हैं क्या, 2 मिनट में कितना फास्ट लिख के नियोजन नहीं कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? जितना फास्ट लिखूंगा वो 2 मिनट मेरे इस्तेमाल हो जाएंगे। और जब आप लेट उठते हो सुबह कई बार, तो उल्टा जल्दी क्लास में आ जाते हो कई बार, क्योंकि समय कम बचा, भागम भाग करके किसी करके वो 2 मिनट पहले पहुंच गए हैं, और 3 घंटे मिले हुए हों तो आराम से बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, बार देख रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी तो टाइम है, पता लगा कि यहाँ और लेट पहुंचे। तो कमी से नियोजन बनता है। हमारी भाषा चल रही है आगे, वहां पे आते हैं हम लोग। समावेशी विकास, आदि आदि लगा दो, आदि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, आदि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले नियोजन ओब्लिक आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तरीका आप चेंज करिए। केवल बाजार प्रणाली, मार्केट सिस्टम, केवल बाजार प्रणाली से, केवल बाजार प्रणाली से, जो मार्केट सिस्टम होता है ना, बाजार प्रणाली से उपर्युक्त लक्ष्यों को, अब यहाँ उपर्युक्त है, उपर्युक्त लक्ष्यों को, उपर्युक्त यानी ऊपर जो लिखे, उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम लगाइए। इस संदर्भ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम लगाइए। इस संदर्भ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव का निम्न कथन, का निम्न कथन महत्वपूर्ण है। देश लगाइए, नीचे इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, बाजार का निम्न कथन महत्वपूर्ण है। देश लगाइए, नीचे इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, बाजार क्रय शक्ति आधारित, क्रय शक्ति आधारित मांग और आपूर्ति, आपूर्ति क्रय शक्ति आधारित मांग और आपूर्ति में संतुलन तो ला सकते हैं, संतुलन तो ला सकते हैं, में संतुलन तो ला सकते हैं, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं। इन वगैरह लगा के वाक्य बंद कर दो, जो भी है। कितनी बड़ी लाइन है, ऐसी लाइनें आपको मिलेगी कहाँ से? मतलब आप जब तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ोगे और उतना समय नहीं आपके पास। मांग और आपूर्ति में संतुलन तो ला सकते हैं, संतुलन तो ला सकते हैं, में संतुलन तो ला सकते हैं, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं। इन वगैरह लगा के वाक्य बंद कर दो, जो भी है। कितनी बड़ी लाइन है, ऐसी लाइनें आपको मिलेगी कहाँ से? मतलब आप जब तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ोगे
और उतना समय नहीं है आपके पास, तो क्लास ही ध्यान से कर लो। कितना इससे बढ़िया मेरे को, मतलब मैं तो इस लाइन को पढ़ के ही बहुत ज़्यादा हो गया। और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रीफेस में यूज करा उन्होंने। कब आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? 1992 में। कब तक रही? 1997। सुनते जाना। और भारत में उदारीकरण बाजार व्यवस्था, इसकी शुरुआत भी मुख्य रूप से 91 से हुई, और उसको शुरू करने वाले भी यही थे, आदरणीय मनमोहन सिंह सर। वो उन दिनों वित्त मंत्री हुआ करते थे और आप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राव मनमोहन सिंह मॉडल ऐसा भी बोला जाता है भारत में उदारीकरण के मॉडल को, राव मनमोहन सिंह मॉडल। तो यार राव शब्द का मतलब ये है, ठीक है। अब ये उसी तरह से हुआ कि एक साइंटिस्ट ने रोबोट बनाया, मान लो, बहुत ही मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप की मशीन है, मतलब अगर हाथ से छूट गई तो मार भी सकती है। बनाने वाले को पता है उसके बारे में कि ये मशीन किस तरह की है, ये भी जानता है। बाजारों की इससे बड़े आलोचनात्मक लाइन नहीं हो सकती कि बाजार क्रय शक्ति आधारित मांग और आपूर्ति में संतुलन तो ला सकते हैं, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं। कितनी बड़ी बात। अब आप पहले मांग को समझ लो, आवश्यकता को समझ लो, ये दो शब्दों को समझ के ही ये समझ आएगा आपको। मांग शब्द जो है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, और मांग बनने के लिए 3 बातें होना जरूरी होता है। मांग पहले तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता से पैदा होगी। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो आप उसकी मांग क्यों करोगे? लेकिन केवल आवश्यकता को मांग नहीं कहते, ये समझना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है, मांग के लिए पहली चीज़ क्या है? आवश्यकता। फिर दूसरी चीज़ है कि आपके पास उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? क्रय शक्ति। अगर आप मांग मतलब आवश्यकता है लेकिन आपके पास धन नहीं है उसको पूरा करने के लिए, तो इकोनॉमिक्स में आपकी उस आवश्यकता को मांग नहीं माना जाएगा। मांग एक मौका है। क्या है? मौका। किस चीज़ का? कमाने का, प्रॉफिट कमाने का। जिसका आवश्यकता क्या वो मौका है बाजार के लिए। वो कह रहा भाई साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं, तो कहेंगे गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस। पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है तो आप हमारे काम के आदमी नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाइए। बाजार ये कहेगा, क्योंकि वो उसे मौका नहीं दे रहा। तो आवश्यकता के साथ आपके पास धन भी होना चाहिए। दूसरी बात, कई लोग ऐसे भी होते हैं, आवश्यकता भी है, धन भी है, लेकिन खर्च नहीं करना चाहते। खर्च करने की तत्परता, तीसरा आयाम। यानी आवश्यकता हो, क्रय शक्ति हो, और क्रय शक्ति को खर्च करने की इच्छा हो। तो कई बार ऐसा नहीं होता 4-5 लोग मिल जाते हैं, चलो जूस पीने चलते हैं, समोसा खाने चलते हैं, फिर पीछे पीछे होते रहते हैं, पेमेंट देने का नंबर आता है। जबकि पैसा सबके पास है, आवश्यकता भी है, इच्छा भी है, सब है, मतलब खाने की इच्छा नहीं है, खर्च करने की नहीं। कई बार लोग शोरूम में चले जाते हैं, बढ़िया से एसी चल रहा है, अंदर जाके देख रहे हैं, उसमें जाते हैं कि लग रहा है कि कपड़े क्वालिटी ज़्यादा रहे हैं, ले नहीं रहे। तो वो पास में आके पूछता है कि भाई क्या लेना था, हमें बताओ ना, किस क्या साइज़ है आपके, वेस्ट की साइज़ क्या? ये 32। तो आप पैंट गलत ढूंढ रहे हो। ठीक है, उसे ढूंढने नहीं था, वो तो एसी की हवा खाने के लिए घूम रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा है, मैं अभी आता हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये आने वाला है नहीं, उनको भी पता है कि ऐसे भगाना था। अच्छा, पति पत्नी चले गए साथ में, वो कहेंगे वेलकम सर, प्लीज कम। क्या चाहिए था सर? आदेश कर। वो समझ जाता है कि पत्नी आई है तो गंभीरता है। ऐसे तो लेके नहीं घूम रहा होगा। अगर वो खाली हाथ चले गए तो वो मालिक उस डांटेगा बाद में उनको, किया तुम लोग इनको पसंद नहीं कर पाए। नहीं सर, इनको लेना ही नहीं था। ऐसी बात करते हो, लेना नहीं था, ये तुम कैसे कह सकते हो? एक आदमी गर्मी में घूम रहा है, लेना नहीं था, तुमको बेचना नहीं आता है। ऐसे ऐसे तो मार्केट में जो डिमांड शब्द होता है वो 3 चीज़ों से बनता है, आवश्यकता, क्रय शक्ति और क्रय शक्ति को खर्च करने की तत्परता। अब इस वाक्य को समझो कि बाजार क्रय शक्ति आधारित मांग और आपूर्ति में संतुलन का मतलब ये होता है कि आप मांग कर रहे हो तो आपूर्ति कर देंगे, तो संतुलन आने का मतलब मांग के बराबर आपूर्ति हो जाएगी। मांग के लिए आपूर्ति काम करती है। मांग में 3 शब्द होते हैं, क्रय शक्ति भी खर्च करने की तत्परता। तो आप इस बात को ऐसे समझें कि वो क्या कह रहे हैं सर, कि बाजार क्रय शक्ति आधारित मांग और आपूर्ति में संतुलन तो ला सकते हैं, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं, क्योंकि आवश्यकता में आवश्यकता दिख रही है, मांग शब्द यूज नहीं हो रहा है। सागर रत्ना के आगे एक भिखारी बैठा हुआ है जो मतलब भूख लग रही है उसे बहुत, लेकिन उसको अंदर घुसने नहीं देंगे। आवश्यकता है उसको, लेकिन वो मांग नहीं कर रहा है। मांग इस सेंस में कि जो मैंने समझाया उस सेंस में, पैसे नहीं है उसके पास, तो सागर रत्ना के आगे वेट कर भी। सागर रत्ना किसमें आता है? पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर, मार्केट इसमें आता है, मार्केट प्राइवेट सेक्टर में आता है। तो कहाँ संतुलन आ रहा है? आवश्यकता और आपूर्ति। आपूर्ति रोटियों की कौन करेगा? सागर रत्ना। और आवश्यकता किसको है? उस बेगर को है जो बाहर बैठा है। उसमें संतुलन कहाँ आ रहा है? संतुलन बोले तो वो जो कह रहा है कि मेरे को भूख लग रही है, तो आप टेबल पे बिठा के उसको खाना खिलाओ, तो संतुलन आ गया। जो उसको जरूरत है उसके अनुसार आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो मना कर रहा है। अब ये बाजारों की समस्या है। और आप ये बात बताओ कि दुनिया में मांग वही कर रहे हैं क्या जिनको आवश्यकता है? आवश्यकता और मांग में डिफरेंस आ गया। तो कई सारे लोग आवश्यकताओं वाले भी हैं और उनके पास वो नहीं है, सामग्री नहीं है, साधन नहीं है, तो बाजार उनके लिए काम नहीं करेंगे। तो बाजार उनके लिए काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? गवर्नमेंट, स्टेट। और ये बाजार का मॉडल वो सर्वे क्या है, लेकिन उनको इसकी वीकनेस भी बताते हैं कि इस मॉडल की समस्या क्या है। तो आप इस कोटेशन की हिसाब से आप कह सकते हो ना कि भारत में गरीबी निवारण, तो कौन करेगा गरीबी निवारण? कोई आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। आपके तो टाटा कंपनी भी तो काम कर रही होगी, वो अनुभवजन्य अध्ययन है, उनके आधार पर हम नहीं कह, उनका मन है, वो कर रहे नहीं कर रहे वो समझेंगे। लो तो नहीं है ना ऐसा कि आप उनको फोर्स कर सकते हो। फिर बाद में बनाए भी हमने लोग, जो इंडियन कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत आपको 2% खर्च करना पड़ेगा अपने मुनाफे का। तो उसके लिए भी फिर अलग अलग मानक बने हुए हैं, या तो आपका 1 साल का 5 करोड़ का प्रॉफिट हो, या आपकी संपत्ति 500 करोड़ की हो, या आपका टर्नओवर 1 साल का 1000, ये माने ये इस वाली पीटी में भी आया हुआ शायद। तो इस तरह से आप इस बात को समझे। वहाँ भी तो स्टेट ने प्लानिंग ही करी, इस प्रकार की बात को कह के क्या किया उसने कि आपको खर्चा करना पड़ेगा, हमें टैक्स मत दो, इधर खर्च करो। इसमें 2 बातें हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी कि हमने सोशल सेक्टर पे खर्च किया, और करप्शन भी नहीं रहेगा। हमारे ब्यूरोक्रेट्स खर्च करेंगे करप्शन की, तो आप अपने एंड पे कर दो। चलो हमें हिसाब बता दो कि आपने 2% अपने मुनाफे का सामाजिक क्षेत्र के लिए खर्च किया कि नहीं किया। उसमें सवाल इस तरह का था कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज पे खर्च नहीं कर सकती और अपनी मार्केटिंग पे खर्च नहीं कर सकती। तो सिंपल सी बात है, यह है इस बार की पीटी में CSR कहते हैं इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जो मैंने बताया, अगर आपकी 1 साल की प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे ज्यादा की है, या आपकी संपत्तियों की वैल्यू 500 करोड़ या इससे ज्यादा की है, या आपकी टर्नओवर यानी कि साल की कारोबार का स्तर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो आपके ऊपर नियम लागू होगा। 2% मुनाफों का आपको खर्च करना पड़ेगा सामाजिक क्षेत्रों के अंदर, और सरकार को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एक तरह का टैक्स जैसा ही हो गया ना, लेकिन सरकार ने लिया नहीं आपसे, आपको कहा कि आप खर्च करो, आप पता लगे कि अपने हिसाब पे खर्च कर दिए।
क्या इसको सामाजिक कल्याण कहेंगे? वो तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, अपनी मार्केटिंग, अपने विज्ञापन, अपनी चीज़ों पे खर्च। ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात इस बार की पीटी में एक स्टेटमेंट के अंदर थी। आप क्या करते हो मेरे समझाने के बाद भी वही सब करते रहते हो, कागज पे ये वो पलटना, फिर ये चले जाते हैं, फिर आप कहते हो मेरी मेरी क्लास से आपको पूरा फायदा कब होगा? जब आपको मैं साइड में बताता हूँ उसको भी पढ़ोगे तब। ना आपका पीटी रुकने वाला है इकोनॉमिक्स में, ना मेंस रुकने वाला है। लेकिन आप क्या समझते हो जो मैं क्लास में लिखा रहा हूँ वही मेरी क्लास है, ये समस्या है आपके साथ। तो उस समय फिर आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वो एग्जाम्पल को आप ऐसे समझते हो कि चलो एग्जाम्पल चल रहा है, एग्जाम्पल भी तो मैं टॉपिक से दे रहा हूँ ना। अब सीएसआर का नियम बनाया हमारी सरकार ने, तो प्लानिंग ही करी ना, तो पता लग गया ना हमें कि चाहे लो के हिसाब से करो कैसे भी करो, आप प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि बाजारों के हवाले छोड़ दोगे सब कुछ नहीं होगा। और सरकार अपने लिए भी खर्च करती है। अभी साल के बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एलोकेशन किया ना गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, तो नियोजन किया ना रोजगार के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर ही ये कर रहा होता तो जॉबलेस ग्रोथ का टॉपिक मैं आपको क्यों पढ़ाता? आया था ना जॉबलेस ग्रोथ है इंडिया में, तो ये जॉबलेस ग्रोथ कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। तब तो सरकार पूरा रोल निभा रही है यहाँ पे। तो बजट बता देने से काम हो जाता है। आप कह रहे हो कितना खर्च करेंगे, पैसा आएगा कहाँ से? प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक कोटेशन तो ये सरकार है। निबंध में कहीं पर भी मैं पहले कह चुका हूँ कि आप निबंध के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, पैराग्राफ चेंज करिए उपयुक्त के अलावा। कोमा लगाइए। बाजार व्यक्तिगत निर्णयों व्यक्तिगत व्यक्तिगत निर्णयों के सामाजिक प्रभावों की अनदेखी कर देते हैं। व्यक्तिगत निर्णयों के सामाजिक प्रभावों की अनदेखी कर देते हैं और न ही सामाजिक निर्णय ले पाते हैं। पूर्ण विराम लगाइए। एक लाइन है, इस पे किताबें लिख सकते हो कितनी। दो बातें हैं इस लाइन के अंदर। बाजार व्यक्तिगत निर्णयों के सामाजिक प्रभावों की अनदेखी करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ऐसे समझा, व्यक्तिगत निर्णय कई प्रकार के होते हैं इकोनॉमिक्स में। दो मेजर निर्णयों की बात कर लेते हैं। उपभोग का निर्णय, मैं ये चीज उपभोग करूंगा, ऐसा निर्णय कर देगा। एक निर्णय उपभोग से रिलेटेड है, दूसरा निर्णय उत्पादन से रिलेटेड है। जैसे आईटीसी कंपनी सिगरेट की प्रोडक्शन करती है, खूब ज्यादा सिगरेट भी बनाती है, अगरबत्तियां भी बनाती है, तो सिगरेट भी बनाती है। और इस ये जो बजट आया उस पर टोबैको के ऊपर सरकार ने टैक्स बढ़ाया नहीं, जो था वही रखा। सुनते जाना, सुनना ही पड़ेगा। तो आईटीसी कंपनी ये सिगरेट वगैरह बनाती है, उन्होंने टैक्स में चेंज नहीं किया, मतलब टोबैको पे। एकदम उसकी जो मार्केट रेट है शेयर की आईटीसी की, जंप मार गई, रेट ज़्यादा हो गई, अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ गई, लोग ज़्यादा उसका शेयर खरीदने लगे। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर है, मतलब अगर आप टोबैको आइटम्स पे टैक्स ज़्यादा लगाओगे तो उसकी सेल कम हो जाएगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। क्योंकि आईटीसी को लेकर ये डर लोगों में बना हुआ था कि आने वाले बजट में सिगरेट वगैरह इन चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ेगा। सरकार ने चूंकि कुछ नहीं कहा, अब एक साल का मुद्दा खत्म हो गया, तो लोगों ने जम के उसकी खरीदारी करी आईटीसी के शेयर की, रेट भाग गया, ऐसे ऊपर चढ़ गया। अब आप सुनो और समझो, आईटीसी कौन है? उपभोक्ता है या उत्पादक है? उत्पादक है। उसका व्यक्तिगत निर्णय क्या है? सिगरेट की प्रोडक्ट कर रही है वो, और सिगरेट लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक। क्या वो उस हानि को देख रही है? क्या वो सामाजिक प्रभाव को समझ रही है? समझ रही होगी, लेकिन समझना उसको नहीं कहते जब तक कि आप उसको लागू ना करें। मैं समझाता रहा हूँ, रोज समझाता रहा हूँ, आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो करते हुए आ रहे हो, सुन रहे हो बस केवल। तो आईटीसी को क्या नहीं पता है, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं पता है कि सिगरेट इज किलिंग फॉर द पीपल। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू प्रोड्यूस मोर ऑफ सिगरेट्स। व्हाई? बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस। बिजनेस इज नथिंग टू डू विद सोसाइटी। जब आप प्रॉफिट में अंधे हो जाते हो तो समाज में थोड़ी आता है। ये बाजार का माइनस पॉइंट हुआ। मैं ये कहूँ कि सिगरेट पे बैन ही क्यों लगा हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सिगरेट पैदा ही ना करे, ये भी तो हो सकता है। शराब की कोई प्रोडक्शन हो ही ना, लेकिन करने वाले तो कर ही रहे। इसका मतलब बाजार सामाजिक चीजों की अनदेखी करते हैं। ये तो मैंने उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। उपभोग की दृष्टि से भी ऐसा होता है। कई लोग जैसे मान लीजिए डीजल गाड़ी लेके आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि इसमें माइलेज जो फलाना ऐसे वैसे अच्छा होता है, तो डीजल को ले रहे हो, डीजल गाड़ी को खरीद रहे हो, या गाड़ी ही खरीद रहे हो, ऐसे समझता है वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इलेक्ट्रिक, आपको एक चीज बता दूं, सरकार इतनी स्कीमें लेके आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेल उसकी उतनी नहीं बढ़ी इंडिया में, सेल डाउन हो गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल खास तौर से कारों की। क्या कारण है? सप्लायर तो कंपनी तो बना रही है, और वैसे भी हमें पता है कि मांग के अनुसार उत्पादन होता है। इसका मतलब उपभोक्ता नहीं खरीद रहा होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। क्यों? उसको नहीं समझ आता, समाज नहीं समझना चाह रहा है। उसको ऐसी गाड़ी चाहिए जो 3 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड एक्वायर कर ले, उसको कोई दिक्कत नहीं हो चार्जिंग वगैरह की। इस तरह की बातों को संज्ञान में लेकर वही निर्णय कर रहा है। तो कहाँ बाजार समझ पा रहे हैं? जब एक बच्चा कोई भी आदमी थूकता है सड़क पे, मुझे बहुत खराब लगता है सबसे ज्यादा, कि ऐसे स्पीड कर रहे हो आप। अपने घर में हम करते हैं, इस तरह से नहीं करते, लेकिन ओपन में कभी थूकते रहते हैं। वो सामाजिक प्रभाव थूकने वाला समझ पा रहा है, ये भी तो उसका एक व्यक्तिगत निर्णय है कि मेरे को स्पिट करना है। But what is going to be social impact of that spitting? He is not considering that fact into account. So what's the point? What? If you let loose markets को फ्री कर देते हो, let loose का मतलब होता है, let का मतलब क्या होता है? अलाउ करना, ढीला छोड़ देना, let loose। तो वो क्या करेंगे? वो तो अपने प्रॉफिट यूटिलिटी, आपको ऐसे थूकने से अच्छा लग रहा था, आपको यूटिलिटी मिल गई कि थूक दिया मैंने, मेरा काम खत्म, आपको उपयोगिता मिल गई उसकी। लेकिन क्या आपने सामाजिक अनुपयोगिता भी होती है, उसको क्या ध्यान में रखा? तो आपकी व्यक्तिगत उपयोगिता से सामाजिक अनुपयोगिता ज्यादा होती है। मान लीजिए आपकी व्यक्तिगत उपयोगिता 2 के बराबर लग रही है, तो सामाजिक अनुपयोगिता -5 होगी। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि 2 प्लस है और बाकी -5 है, तो टोटल कितनी है? -3। नहीं करना मुझे ये काम। सोशल यूटिलिटी भी देखी जाती है प्राइवेट यूटिलिटी के साथ। प्राइवेट यूटिलिटी 2 और सोशल यूटिलिटी -5। टोटल यूटिलिटी समाज के साथ आपकी कितनी है? -3। क्यों कर रहे हो भाई ये काम? शिक्षा पे आ जाओ। शिक्षा की प्राइवेट यूटिलिटी जो भी है, मान लो 5 है, आपको 5 के बराबर शिक्षा की यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है।
सामाजिक यूटिलिटी प्लस 2 में, मतलब उसकी प्लस आएगी, माइनस नहीं आएगी, क्योंकि आप शिक्षा प्राप्त करते हो तो समाज को क्या होता है, बेनिफिट। तो 5 + 2 7 हो गई, और ज़्यादा आपको शिक्षा का उपभोग करना है। आपकी प्राइवेट तो 5 ही, 2 जुड़ के टोटल 7 हो गई, तो आपको शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मार्केट आज दिन तक आप इस क्लास में किसी को एक अच्छा बच्चा अपवाद हो सकता है कि वो समाज के लिए पढ़ रहा हो क्लास में, वो अपनी प्राइवेट उपयोगिता के हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, न कि सामाजिक उपयोगिता के हिसाब से पढ़ रहा है। तो बाजार जो होते हैं उनमें ये समस्या होती है। ये तो मैंने एक पक्ष समझाया कि व्यक्तिगत निर्णयों के सामाजिक प्रभावों की अनदेखी करते हैं। दूसरी बात और है उसमें कि नहीं सामाजिक निर्णय ले पाते हैं। अब सामाजिक निर्णय कौन से होते हैं, लग रहा थक गए हो आप सुनते सुनते ना। सामाजिक निर्णय कौन से, सो जाएंगे कुछ लोग से, चित हो गए आज बेशुद्ध हो गए, आप इस तरह से मत करो भाई। अब जो सामाजिक निर्णय होते हैं वो होते हैं सामूहिक प्रकार के। आप किसी कॉलोनी को देख लो, मतलब कोई अपार्टमेंट या जैसे फ्लैट्स होते हैं ना, बीच में कॉरिडोर होता है, सीढ़ियाँ होकर ऊपर जा रही है, जैसे मान लो 5 फ्लोर हैं, कॉमन वो सीढ़ियाँ बनी हुई है और 5 फ्लोर अलग अलग लोगों के हैं। आप देख लेना ऐसी जगहों पे क्या होता है, सीढ़ियाँ गंदी रहती है, मतलब उसमें डस्ट कुछ ऐसे ही डर्टी आइटम्स पड़े रहते हैं। ऐसी समस्या आपको दिखेगी, कहीं भी ऑब्जर्व करना। कारण क्या है कि वो सीढ़ियाँ कॉमन है। सुनते जाना, एक महिला उसमें समझदार है, तो वो क्या करती है कि अपना घर साफ करके देखती है सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो गई है, तो उसके मन में आता है कि मैं सब साफ कर देती हूँ, चलो आज कर दिया उसने, फिर 7-8 दिन निकले, फिर साफ कर दिया। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं क्यों करूँ, ये लोग तो कोई ध्यान नहीं देता है, वो भी नाराज होकर अपना एक्टिविटी को बंद कर दिया। अब बल्ब लगे हुए हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं अलग अलग फ्लोर्स के बाहर। अब ऊपर जो नीचे वाला है वो आ गया और उसने अपने फ्लोर की लाइट बंद कर दी, भाई 10 बज गए, क्लोज। अच्छा सब आगे क्या हमारे लोग, यहाँ सब आ चुके, बंद करो लाइट। अब जो ऊपर वाले फ्लोर वाले हैं वो बाद में आ रहे हैं रात में, तो आपने तो अपनी लाइट बंद कर दी। अब वो जा रहे हैं ऊपर, तुमको दिख नहीं रहा, और आपको मतलब इसलिए नहीं है कि आपके सारे लोग घर के अंदर है, अंधेरा हो गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नीचे अंधेरा हो गया, ऊपर वालों को जाना, लेकिन बाद में आए, आपने अपनी लाइट बंद कर रखी, और आपके आगे वो अपनी लाइट लगा नहीं सकते, उनका फ्लोर तो ऊपर। तो वो क्या हो जाता है कि वो सब ऐसे ही लचर पचर, गंदगी, लाइट नहीं, ये सब हो जाएगा। अब वहाँ कौन आए, उस चीज़ को कौन करे, ऐसे इस बात को समझ लो। ये मैंने एक फ्लैट का, अब इसको बड़ा कर दो एग्जाम्पल को, फिर इसको पूरे अपार्टमेंट पे ले जाओ। बहुत सारे फ्लैट्स हैं, कुछ कॉमन एरियाज हैं, सड़क भी है, वो सब गंदी पड़ी हुई है, ऐसे चल रहा है। यहाँ देख लो बाहर कहीं भी जाके, फिर इसको और बड़ा कर दो, एक स्टेट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे लेके जाओ। अब डिफेंस पे क्या मैं काम करूंगा, क्या आप काम करोगे, डिफेंस जो भारत पाकिस्तान के बीच में डिफेंस को लेकर कौन काम, वो कहेगा भाई हमें क्या लेना देना, मेरा मैं अकेला रहता हूँ इस देश में जो वहाँ पे मैं अपनी सेना भेजूंगा, वह सेना कौन अपॉइंट करेगा, आप ये तो बताओ। तो फिर तो स्टेट को आना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, स्वीपिंग, क्लीनिंग, कौन काम करेगा, स्टेट। आपकी फ्लैट में भी फिर आपको देर से जब गंदगी बहुत हो जाएगी तो फिर मीटिंग करनी पड़ेगी फ्लैट वालों को, कोई ना कोई इनिशिएट करेगा उसमें। फिर मीटिंग में तय होगा कि भाई हर महीने 500 रुपये हर फ्लैट के हिसाब से हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे, और स्वीपिंग का काम इसमें होगा, साफ सफाई का काम होगा, टाइम टू टाइम बिल्डिंग के बाहर से, अंदर से तो आप पेंट करते हो, बाहर सारा सीमेंट गिर गया तो उसको ठीक करके, ऐसे करके इन कॉमन चीज़ों के अंदर। अब वो जो आपने कमेटी बनाई 5 लोगों की, ये क्या हो गया, स्टेट हो गया, राज्य बन गया, एक तरह से समिति क्या बन गई, राज्य। अब फिर आप कह सकते हो कि इनको मैंने बना दिया, उसको बना दिया, ऐसा क्यों, इलेक्शन होना चाहिए, एक चेयरमैन होना चाहिए फलाना। अब ये साइज जितनी बड़ी होती जाएगी, बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें 1000 फ्लैट्स हैं, वहाँ पे फिर वो, इसको हम कहते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWA, वो बन गया। वो फिर सबसे पैसा लेता है, कोई गलत काम करता है तो कोई आगे बढ़ा देता है अपनी बिल्डिंग को, तो आके रोकते हैं, भाई ऐसा क्यों कर दिया आपने, या पूरे अपार्टमेंट की जो सुंदरता है उसको आप अपना इंक्रोचमेंट करके प्रभावित करेंगे। नियम संयम बन जाते हैं, प्रपोजल पास हो जाते हैं, यही राज्य है। फिर कहेंगे कि यहाँ कुछ बाहर के लोग घुसाते हैं, इनका क्या करें, कि बाहर बॉडीगार्ड्स लगाओ, सिक्योरिटी। और बहुत सारी जगह गार्ड्स नहीं जा पाते हैं तो वो कैसे देखें, कैमरे लगाओ, कि बजट बढ़ाना पड़ेगा, ये आ गया बजट। क्या है, इतनी बड़ी संविधान पढ़ लो और इतनी सी बात को समझ लो, जिस दिन समझ आ जाएगा वो संविधान इतना बड़ा भी पकड़ में आ जाएगा कि ये चल कैसे रहा। तो मूल में बताएं, इसलिए आप समझो कि राज्य की भूमिका, अब ये घूम के आ जाए, आपको निबंध आ सकता है इस पर, भारत में राज्य की, विशेष तौर से बाजारों को ध्यान में रखते हुए, क्या आप निबंध नहीं लिख सकते, इन पर विस्तार नहीं कर सकते, कर ही सकते। इस तरह से इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार कोमा लगा के लिखिए, भारत में, इस प्रकार भारत में नियोजन पब्लिक आयोजन की प्रासंगिक प्रासंगिकता बनी हुई है, पूर्ण विराम लगा। अभी क्लियर हो गया कि हमें आयोजन तो करना ही पड़ेगा। अब अगला हेडिंग लगाइए इसमें, देखिए भारत में नियोजन का नया स्वरूप बनी हुई है, पूर्ण विराम लगा। अभी क्लियर हो गया कि हमें आयोजन तो करना ही पड़ेगा। अब अगला हेडिंग लगाइए इसमें, देखिए भारत में नियोजन का नया स्वरूप, भारत में नियोजन का नया स्वरूप लिखिए इसके बारे में। भारत में नीति आयोग के गठन के साथ, नीति आयोग के गठन के साथ, नीति आयोग के गठन के साथ नियोजन के नए स्वरूप को लागू किया गया है। लागू किया गया, पूर्ण विराम लगाइए। नियोजन को पहले की तुलना में अधिक विकेंद्रित, अधिक विकेंद्रित तथा दीर्घकालिक बनाया गया, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक बनाया गया।
दीर्घकालिक बनाया गया, दीर्घकालिक, अधिक विकेंद्रित, नियोजन को पहले की तुलना में, अधिक विकेंद्रित, अधिक विकेंद्रित तथा दीर्घकालिक बनाया गया, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक बनाया गया। इसे एक चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है, एक डायग्राम बनाएं, इसे एक चित्र द्वारा, इसे एक चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। तो अब हम इनको अपना लिया ना हमने एसडीजीज को, 15 साल मतलब 16 से चालू है, 2016 30 तक इनको अचीव करना है। और इंटरनेशनल लेवल के गोल हैं, लेकिन हमारे से भी मैच खाते हैं। तो हमने एसडीजीज 17 गोल हैं, उनको अपना लिया हमने, और वो 5 साल वगैरह में ठीक होने वाले नहीं है। तो 15 साल की प्लानिंग कर ली हमने एक साथ, और उसके साथ कुछ हमारे डिफेंस और आंतरिक सुरक्षा को भी लिंक कर दिया इसके साथ 15 ईयर की पीरियड। इन लक्ष्यों को पाने के लिए 7-7 साल की रणनीतियाँ हैं, ऐसी पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हो सके एक टाइम के अंदर, मतलब कंप्लीट हो जाए। तो 7 साल की पीरियड को ऐसा ही माना गया, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक। और फिर इनके अंदर छोटे छोटे एक्शन प्लान बनते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्शन प्लान अंडर इंप्लीमेंटेबल पॉलिसी। बाकी एक डायग्राम और बना रहा हूँ, आपको ये बात को ज़्यादा समझ में आएगी। फिलहाल आप इस डायग्राम के अंदर ये बना हुआ आपके पास एक, ये जो बॉक्स है इसमें एक एरो इधर से लाओ और इस पर लिखो स्टेट्स, और एक एरो इधर से लाना है जिसमें सेंटर लिखना है। सवाल आ चुका है यूपीएससी मेंस में एक बार। वैसे ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, आपका टॉपिक वैसे ये है, टॉपिक की मांग नहीं है उस तरह की। टॉपिक तो सिंपल है, संसाधन कैसे जुटाओगे, तो वो तो है ही, खैर तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको ये नया स्ट्रक्चर कैसा आता है कि आपको मालूम चले। दूसरा ये भी है कि आपको नियोजन और मार्केट के बीच में थोड़ा समझ आए। जो नियोजन है वो स्टेट करता है और मार्केट अपने आप करते हैं। आप एक बात सोचो, पानी एक टारगेट हमारा कि हमें साफ सुथरा पानी चाहिए, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, ये पानी की बोतलें प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। राज्य के नियोजन इसमें दिखा कि राज्य ने इसके लिए फंडिंग करी हो कुछ इस तरह का,
कोई सब्सिडी दे दी हो बैकग्राउंड में उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बोतल तो प्राइवेट ही है, बिस्लरी वगैरह वगैरह। तो आवश्यकताओं, जो मूल आवश्यकताएं हैं, ये तो मार्केट भी पूरी कर रहे हैं। छोले भटूरे वाले दिख जाएंगे आपको बाहर, छोले कुलचे वाले, कचौरी समोसे वाले बाहर रेडी लगा के, वो भी तो खाद्य सुरक्षा की ही आयाम में काम कर रहे हैं। आप अकोमोडेशन, हाउसिंग, क्या स्टेट ही कर रहा है? हाउसिंग आप मार्केट भी तो आपको घर बना के दे रहा है। और स्कूलें, हॉस्पिटल्स, ये प्राइवेट भी चला रही है, स्वास्थ्य में वो भी तो काम कर रहे हैं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मूलभूत चीज़ों के लिए नियोजन करते हैं ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन भारत में तो ओपन मार्केट चल रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं नियोजन की जरूरत क्या है, फिर स्टेट की क्या आवश्यकता है इसमें? वो सब चीज़ें तो मार्केट भी दे रहा है आपको, कपड़े, जूते, हर चीज़। और मार्केट की एक और खासियत होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को आपके अनुसार कर देता है, टाइम लगता है लेकिन आपकी चॉइस के अनुसार बना देता है उसे, क्योंकि उसको काम करना है आपके साथ। आपको किस तरह का फ़ोन चाहिए मार्केट समझता है, वैसा फ़ोन आ जाता है धीरे धीरे, वैसी गाड़ी भी आ जाती है, उस तरह के घर भी बन जाते हैं, उस तरह के कोचिंग आ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं जहाँ पे घुड़सवारी, कोई कहे कि मेरा बेटा तो घुड़सवारी भी सीखना चाहिए, ऐसी क्लास बन जाती है। तो वो क्लास की मात्रा देख के एक स्कूल आ जाता है, कोई भी ले आता है, उसमें घुड़सवारी भी सिखा देंगे आपको। तो बाजार भी उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है जो हम चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मांग को देखते हैं, आवश्यकता नहीं देखते। इसलिए हमें ज़रूरी क्या होता है कि हम इस बात को समझें कि बाजारों की सीमाएँ क्या है। इतनी सी बात है। जो इस बात को समझ गया तो फिर उसका हाथ ओपन हो जाएगा, मतलब वो कहीं भी बोल भी सकता है इंटरव्यू में और अपना अच्छा आंसर कहीं पे भी लिख सकता है। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना, आपकी समाजशास्त्र में से लेकर पॉलिटिकल साइंस से लेकर किसी भी विषय में काम आ जाएंगे, निबंध में आ जाएंगे, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में काम कर जाएंगे। ऐसे टॉपिक हैं ये। राज्य वर्सेस मार्केट या पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक नहीं है, यही होगा। क्या ये सारी बातें समाज से नहीं लिंक हो रही है? सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में इकोनॉमिक्स का भी तो रोल है। आज आपके तो शिक्षा होना चाहिए, बिना इकोनॉमिक्स से क्या शिक्षा प्राप्त कर लोगे जब आपकी इनकम नहीं होगी और सरकार के पास टैक्स नहीं होगा, वो आएगा जीडीपी से। तो हमने मतलब इस तरह के ये बनाया। इस बात को मैं आपकी तरह समझाता हूँ, एक चित्र साइड में बना सकते हो आप। जब आप आईएएस इंटरव्यू देने जाओगे वो पूछेंगे आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। ये जवाब भी आपको जितना जल्दी मिल जाए ले लेना, क्योंकि यहाँ जाके उलझ जाते हैं कई लोग, वरना उसका कोई बताया जा सकता है कि मैं क्या बताऊँ आप क्यों बनना चाहते हो, तो कोई समझा भी नहीं सकता, तो आप ही को बताना पड़ेगा। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आप कहते हैं मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, तो फिर आड़े हाथों लेंगे आपको। जो भी कुछ बोलोगे वहाँ पे वो होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। आपकी कन्विक्शन को देखेंगे। कन्विक्शन अलग चीज़ है, जो कहते हो उसमें आप कन्विक्शन भी रखते हो, डिफरेंस होता है। जैसे कई बार चाय पिलाने का मन तो नहीं होता, लेकिन कोई चाय पियोगे, ऐसे कोई इस तरह से बोल रहे हैं कि सामने वाले का मन भी है तो अगर भाई रहने को, नहीं नहीं मैं तो लस्सी पी के आया हूँ चाय, अब वो कह भी रहा चाय पियोगे, लेकिन कन्विक्शन नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समाज सेवा करनी है तो वो समझ जाएंगे करना कुछ नहीं है, और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन में समाज सेवा की बात अगर होती है, अरुणा रोई, मैं बैठूँ इंटरव्यू बोर्ड में, अगर मैं सीधा ये सवाल करूँ, वेरी गुड, आप सोशल सर्विस करना, टाइम क्लास कि आईएएस से समाज सेवा हो सकती है, तो अरुणा रोई जी ने आईएएस का पद क्यों छोड़ा? अरविंद केजरीवाल जी क्यों आईआरएस वगैरह से हटे? ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना पद छोड़ देते हैं, तो क्या मतलब इसकी वजह समझा दवाता है, तो वो बता नहीं पाओगे आप। अगर आपकी मासूमियत से आप कह रहे हो तो भी उनको पता लग जाएगा। अगर उनको कन्विक्शन दिख गया आपकी बात में तो समझ जाएंगे इस बात को, फिर वो समझा भी देंगे आपको कि ये कहेंगे वेरी गुड, बट यू सी की हियर बहुत बड़ा स्कोप आपके लिए नहीं है, आप शायद गलती से आईएएस दे रहे हैं। तो आप बात करिए उनसे कि सर ये बात है क्या, मैं तो इसी में इंटरेस्टेड हूँ सर, ओके सर आई विल सी इट हाउ टू मैनेज दिस थिंग, ऐसे करके तो समझ जाएंगे ठीक है। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, वो क्या है रीजन बताना पड़ेगा। और आईएएस बनना उस विजन की एक रणनीति है जिस आईएएस बन के यहाँ जाना चाहते हो, और स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई 5-7 साल में आईएएस बन जाऊंगा, तो उसके नीचे छोटे छोटे एक्शन प्लान बनाए होंगे ना कि मेरे को 2 साल में कोचिंग करनी है, मेरे को क्या करना, वो किसमें आएगा, एक्शन। इस तरह से ये अब विजन से स्ट्रेटेजी से एक्शन जुड़े हुए हैं, तो कभी भी आपका एक्शन आपके विजन के बियॉन्ड नहीं जाएगा। आपको मूवी भी देखने जाना है ना, वो एक एक्शन है, लेकिन आप मूवी इससे देखने जा रहे हो कि या तो उसमें कोई बड़ा चीज आपने सुनी है कि आई हुई है, दूसरा आपने सोचा कि चलो मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, वो फ्रेशनेस का भी लक्ष्य क्या है इधर। और बाकी इसमें आप एक चीज देखें कि इसमें स्टेट्स भी आ रहे हैं और सेंटर भी आ रहे हैं, गवर्निंग काउंसिल ही ये सब काम करती है, और योजना आयोग जो पहले था उसमें ऐसा काउंसिल नहीं होता था, और नीति आयोग के जो मेंबर होते हैं वो अलग होते हैं और ये काउंसिल अलग होती है, और स्टेट और सेंटर दोनों है। तो आप क्या कहोगे, डिसेंट्रलाइज्ड है पहले की तुलना, और 15 साल को देखिए क्या कहोगे, दीर्घकालिक। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।